नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। फर्टिलाइजर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। और आपको तो पता ही है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, सबके लिए ये मेजर टॉपिक है। ठीक है। और इससे क्वेश्चन जब मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखा और पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो इससे 6 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, यानी कि 6 टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यानी कि पहला क्वेश्चन इससे आपको पीवाईक्यू वगैरह में मिलेगा कि यानी कि उर्वरकों के प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। जैसे जल में घुलनशील उर्वरक कौन सा है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है, एमाइड युक्त उर्वरक कौन सा है। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसमें, उर्वरकों में उपस्थित तत्वों की मात्रा। ठीक है। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, डीएपी में फास्फोरस कितने परसेंट होता है, ऐसे। ठीक है। तीसरा यानी कि अगर पेपर और बढ़िया लेवल का बनता है तो इससे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना है, फिर यानी कि ऐसे पोषक तत्व दे देगा कि भाई यानी कि एक खेत में किसान इतनी नाइट्रोजन देना चाहता है तो उसके लिए कितने केजी यूरिया या फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, ऐसे। या फिर इस टाइप के, तो यानी कि ये क्वेश्चन पैटर्न अपन देखेंगे आगे। इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा है फिर इससे उर्वरक देने की विधि है, इससे भी मेनली क्वेश्चन आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह। ठीक है। टॉप ड्रेसिंग, बेसिल ड्रेसिंग वगैरह, इनसे। फिर पांचवा इसमें उर्वरकों का तुल्यांकीय अम्लता और क्षारीयता। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि किस उर्वरक की कितनी तुल्यांकीय अम्लता होती है, किस क्षारीय उर्वरक की कितनी तुल्यांकीयता होती है, यानी कि क्षारीयता होती है, ऐसे। छठवा यानी कि क्वेश्चन कभी कभी यानी कि बेसिक क्वेश्चन आ जाता है इसकी जनरल नॉलेज से। ठीक है। उर्वरकों का सामान्य ज्ञान, पहला उर्वरक कब बना, कौन सा बना। ठीक है। उर्वरकों का यानी कि कितनी खपत होती है भारत में, ऐसे यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना। आज की इस वीडियो में हम सारा टोटल कुछ पढ़ लेंगे, इस टॉपिक से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम यानी कि उर्वरकों का बेसिक जनरल नॉलेज पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, पहला है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वे अकार्बनिक पदार्थ या रसायन जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तथा इनमें एक या दो या तीन पोषक तत्व कार्बनिक खादों की तुलना में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्रियों वगैरह में तैयार किए जाते हैं और कार्बनिक खादों की तुलना में अधिक पोषक तत्व वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। सभी उर्वरक मुख्यतः अकार्बनिक होते हैं। सभी अकार्बनिक होते हैं। अपवाद क्या क्या है, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड, ये दोनों कार्बनिक उर्वरक है, बाकी सब अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखो, विश्व का पहला उर्वरक एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट बना। ठीक है। जिसे राख या और H2SO4 के मिश्रण से मिलाकर बनाया गया। ठीक है। इसको बनाया किसने, वॉन लीबिंग ने बनाया। ठीक है। इसलिए इसे उर्वरक उद्योग का जनक कहते हैं। ये अपने को बेसिक है, ये अपने को पता होना चाहिए कि अपन फर्टिलाइजर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके फादर ऑफ फर्टिलाइजर कौन है, तो वॉन लीबिंग फादर ऑफ फर्टिलाइजर। और इंडिया के अंदर भी एसएसपी बनाया गया था। देखो, भारत में प्रथम उर्वरक उद्योग, ये उद्योग है, उद्योग का सुपर फास्फेट का बनाया गया, कब, 1906 में बनाया गया, रानीपेट तमिलनाडु। ये अपने को जनरल नॉलेज याद होना चाहिए। भारत में पहला उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया। भारत के अंदर कैसे बनाया गया, इसको रॉक फॉस्फेट और H2SO4 के मिश्रण से बनाया गया। ठीक है। ये आपको सामान्य याद रखना है। विश्व वाला ये किससे बना है ये याद रखो या ना रखो, ये इंडिया वाला याद रखना है। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरक का निर्माण नहीं होता, अतः इन्हें विदेशों से यानी कि कनाडा से आयात किया जाता है। अब यानी कि इनका निर्माण इसलिए नहीं होता क्योंकि भारत में मृदाओं में सफिशियंट है पोटेशियम पहले से, कमी बहुत कम है, तो यानी कि इतना ज़रूरी है ही नहीं है, इसकी खपत ही नहीं होती इंडिया के अंदर। यानी कि थोड़ी मोड़ी खपत होती है तो वो भी बाहर से ही ले लेते हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन का, इसलिए इसको नहीं करते, विदेशों से आयात करते हैं इसको। भारत में सर्वाधिक उपयोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का होता है। ठीक है। जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसे अलग अलग उर्वरक होते हैं ना, ऐसे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का अधिक प्रयोग होता है। और इनमें भी 80 से 85 खपत होती है यूरिया की। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों में यूरिया सर्वश्रेष्ठ यानी कि खपत वाला होता है। अब उसके बाद केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद। यानी कि अगर आप मान लो उर्वरक फर्टिलाइजर वगैरह अपन खुद का बनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए प्रशिक्षण या फिर आपको यानी कि रूल रेगुलेशन वगैरह की गुणवत्ता में कितना कितना नियंत्रण होना चाहिए, यूरियम बायूरेट कितना परसेंट होना चाहिए, जांच वगैरह सारा कुछ करता है। तो ये अपना प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। अब भारत में उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1985 में बना। सबसे पहले 1985 में भारत हुआ, भारत में उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश। 2023-24 में भारत में उर्वरक खपत 29,796 टन थी। ठीक है। और राजस्थान में उर्वरक की प्रति हेक्टेयर अनुमानित खपत 62 केजी प्रति हेक्टेयर है। देखो, ये किसी जगह पर ज़्यादा होती है, किसी जगह पर कम होती है, लेकिन एक ओवरऑल एवरेज अनुमान निकलता है। तो उससे यानी कि अपने राजस्थान में तो ठीक ही है, एवरेज कम ही है, यानी कि 62 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर अपन यानी कि 62 किलो उर्वरक की उपयोग करते हैं। ठीक है। और ये डाटा टाइप क्वेश्चन है तो ये थोड़ी याद रखना आने के चांसेस है खपत वगैरह, क्योंकि 2023-24 या 24-25 के डाटा पूछा जाता है। ठीक है। तो उर्वरक के अंदर तो 24-25 का आया नहीं, अभी 23-24 वाला ही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन आ गए हैं उर्वरकों का वर्गीकरण। देखो,
वैसे यानी कि आप कभी किसी कोचिंग में कुछ लिखाया होगा, किसी में यानी कि ऐसे डायरेक्ट ये लिखा देते क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है ज़्यादा, तो ऐसे लिखा देते सीधे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक, फिर इनमें इनके प्रकार लिखा देते हैं डायरेक्ट। ओनली ये स्पेशल ये वाला पढ़ाते हैं, बाकी आपको कन्फ्यूजन ना रहे कुछ भी, ठीक है। कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए एग्जाम में, यानी कि कहीं से भी आ जाए तो उसके लिए अपन एनसीईआरटी बेस अपना पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले है संगठक पोषक तत्वों के आधार पर, ठीक है। यानी कि संगठक कितने यानी कि पोषक तत्व हैं एक उर्वरक के अंदर, उसके आधार पर पोषक तत्वों को देखो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सॉरी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल या एकल उर्वरक, इनमें क्या होता है एनपीके में से एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होता है, यानी कि अपने प्राथमिक पोषक तत्व 3 है एनपीके, इनमें से एक पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन पाया जाएगा जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस किस किस में पाया जाता है, ओनली फास्फोरस, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएसपी और टीएसपी ट्राई सुपर फास्फेट, ठीक है। अब अकेला पोटेशियम किस में पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सल्फेट यानी कि सल्फर भी है, लेकिन बात किसकी हो रही है, प्राथमिक पोषक तत्वों की। तो ओनली प्राथमिक पोषक तत्व सिंगल किस में पाए जाते हैं, वो उर्वरक इसमें सरल या एकल में आ जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ से एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब दूसरा देखो जटिल या संयुक्त उर्वरक, ठीक है। अब जटिल या संयुक्त उर्वरक को कॉम्प्लेक्स या कॉम्बाइंड बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया अमोनियम फास्फेट, डीएपी, अमोनियम नाइट्रेट। डीएपी में देखो डाई अमोनियम फास्फोरस, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस मतलब पोषक तत्व, फास्फोरस भी, यानी कि 2 पोषक तत्व हो गए इसमें, ठीक है, प्राथमिक। लेकिन इसमें भी फिर 2 टाइप के होते हैं, अपूर्ण जटिल और पूर्ण जटिल। अपूर्ण जटिल तो उसमें बोलते हैं जिसमें यानी कि 2 ही पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। और पूर्ण जटिल के अंदर क्या होते हैं, तीनों पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रोफास्फेट। पोटेशियम मतलब के मिल गया, नाइट्रो मतलब एन मिल गया और फास्फेट मतलब पी मिल गया, ठीक है। तीनों पोषक तत्व मिल गए ऐसे। लेकिन आपको तो ये याद रखना है बस, सिंपल ऐसे आ जाए कि डीएपी निम्न में से कौन सा उर्वरक है, तो उसमें ऐसे आ जाए एकल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कोई नहीं, ये फिर दोनों, ऐसे कुछ भी टाइप आ जाए। मान लो ऐसे पीवाई क्यों आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये अपने को बेसिक बेसिक पढ़ना जरूरी है थोड़ा। अब देखो दूसरा है फिर प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर। प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर देखो निम्न विश्लेषक और उच्च विश्लेषक उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब लो एनालाइसिस में क्या होता है एनपीके की कुल मात्रा 25% से कम होती है, ठीक है। वो जिन उर्वरकों में एनपीके 25% से कम होता है ना, वो सारे के सारे इस वर्ग के अंदर डाल दिए गए, ठीक है। जिन उर्वरकों में एनपीके की मात्रा 25% से अधिक होती है वो सारे उच्च विश्लेषक के अंदर डाल दिए गए। उच्च विश्लेषक में देखो जैसे यूरिया 46% होती है, डीएपी 46% होती है, अमोनियम फास्फेट। अब देखो अमोनियम फास्फेट, देखो आप यहाँ एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो अमोनियम फास्फेट क्या है, आप सोचो कि यार इसमें तो 25% से अधिक यानी कि है ही नहीं एनपीके की कुल मात्रा टोटल, ठीक है। 25% से अधिक यहाँ तो 20% ही है फास्फोरस, तो 20% नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर कुल पर ध्यान रखना, टोटल तीनों की टोटल मिलाकर 25% से अधिक हो ना, तो वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तीनों की टोटल मिलाएंगे तो देखो इसमें यानी कि फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, दोनों की मिलाएंगे 20-20-40, 25% से अधिक हो गए ना 20-20-40, तो यानी कि अमोनियम फास्फेट इसके अंदर है। अब अगर मान लो आपको ये याद भी है एग्जाम में अमोनियम फास्फेट का आ जाए एग्जाम्पल, तो अपन तो ऐसे सोचे यार इसमें तो 25% से कम है, ठीक है, 20% ही फास्फोरस पाया जाता है, तो अपन ये कर दें। इसलिए अपने को यानी कि जो दूसरा पोषक तत्व तो पाया जाता है ना वो भी याद रखना होता है। जैसे अमोनियम फास्फेट में अमोनियम कितना है, नाइट्रोजन 20%, ठीक है, 20 ये तो दोनों मिलाकर 40% हो गए ऐसे, ठीक है। अब तीसरा प्रकार है पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, जो आपको मेजरली कोचिंग वाले या आपके नोट्स में लिखाया भी होगा आपको, इसको अपन मेनली डीपली पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। अब इसमें देखो 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस युक्त उर्वरक, इनमें फास्फोरस पाया जाता है, और तीसरा है पोटेशियम युक्त उर्वरक, ठीक है, इनमें पोटेशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन में देखो नाइट्रोजन के अंदर 4 प्रकार है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, इनमें NO3 में होती है, नाइट्रेट रूप में होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनिकल युक्त उर्वरक, नाइट्रेट एवं अमोनिकल युक्त उर्वरक, और चौथा है एमाइड उर्वरक, ठीक है, जो अपन ने अभी पढ़ा था, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड आते हैं इसके अंदर। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक। इसमें देखो में विलय फास्फोरस युक्त उर्वरक, साइट्रिक अम्ल में विलय फास्फोरस युक्त उर्वरक, और फिर तीसरा क्या है जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलय, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये दोनों में ही अविलय है ये, ठीक है, तीसरा वाला दोनों में अघुलनशील है। अब देखो पोटेशियम युक्त उर्वरक में क्या होता है, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन मुक्त, ठीक है। ये अपन इनका आगे पढ़ेंगे डीपली, बाकी का एग्जाम्पल तो आपको दिखाई दिया, ये बहुत है सफिशियंट है। इनमें मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनके अंदर अभी अपने को और भी ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। एक एक का नाइट्रेट युक्त उर्वरक में कौन कौन से हैं वो भी पढ़ने हैं, अमोनिकल में कौन से हैं वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो अब मृदा में प्रभाव के आधार पर, मृदा में प्रभाव के आधार पर क्या है कि अम्लीय उर्वरक और क्षारीय उर्वरक। अम्लीय उर्वरक क्या है, इन उर्वरकों में अम्लीय प्रभाव को
जो मृदा में अम्लीय प्रभाव डालते हैं वो अम्लीय उर्वरक हो गए। अब देखो इन उर्वरकों में अम्लीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए जितनी CaCO3 चूने की आवश्यकता पड़ती है वह अम्लीय उर्वरक की अम्लीय तुल्यांकता कहलाती है। ठीक है, अब आप एक बात समझो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब ये है ना उर्वरकों की तुल्यांकीय अम्लता और क्षारीयता। तुल्यांकीयता से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुल्यांकीयता अपन इनमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के अपन इनमें ही पढ़ेंगे तुल्यांकीयता कि अम्लीय तुल्यांकीयता होती क्या है, क्षारीय तुल्यांकीयता होती क्या है, और अपने को याद भी करनी पड़ेगी स्पेसिफिक उर्वरक की SSP की कितनी तुल्यांकीयता है वो सब। ठीक है, आपको बेसिकली एक बार ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो यानी कि कोई उर्वरक है, जैसे मान लिया अपन ने 100 kg उर्वरक दिया, ठीक है, यूरिया दिया अपन ने खेत में 100 kg यूरिया दे दिया, तो वो 100 kg यूरिया मृदा पर अम्लीय प्रभाव भी डालता है, आपको पता है, तो कितनी % अम्लीय करेगा मृदा को। ठीक है, तो उसके बराबर ही अपन उसमें चूने की मात्रा डालेंगे ना, यानी कि जितना नुकसान पहुंचाया उसको वापस रिकवर करने के लिए, अम्लता को फिर से ठीक करने के लिए जितने चूने की आवश्यकता होती है उसे उस उर्वरक की तुल्यांकीयता कहते हैं। समझ रहे हो, जैसे यानी कि अपन ने यूरिया दिया, उसकी यानी कि 100 kg मात्रा दी अपन ने खेत में, ठीक है, और उस 100 kg का जो अम्लीय प्रभाव पड़ा उसको फिर से ठीक करने के लिए CaCO3 की 80 किलो आवश्यकता पड़ी चूने की। ठीक है, तो यानी कि यूरिया की फिर तुल्यांकीयता कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इस प्रकार है सीन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब अपन आगे चलते हैं और आगे समझेंगे अच्छे से। अब देखो दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त, पोटेशियम युक्त उर्वरक। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पहला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में क्या है, नाइट्रोजन इन उर्वरकों में स्प्लिट डोज में देते हैं, इनको टुकड़ों में देते हैं। ठीक है, भारत में इनका सर्वाधिक उपयोग करते हैं, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो इनको टुकड़ों में क्यों देते हैं, क्योंकि इनका है ना एक साथ दे देंगे ना तो इसका मृदा में क्या होता है, लीचिंग वगैरह से निच्छालन वगैरह हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है तो इनका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है मृदा में। ठीक है, तो मृदा में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, इनको पौधा कम ग्रहण करता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है बड़े बड़े। ठीक है, तो इतने ही ऐसे पानी के साथ बह जाएंगे, ऐसे ही खराब हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या करते हैं, टुकड़ों में देते हैं कि अभी इतनी मात्रा दे दी, आधी मात्रा बाद में दे दी। ठीक है, बुआई के बाद दे दी, उसके बाद कटाई से पहले यानी फूल आते समय दे दी, ऐसे। अब देखो फिर इनमें क्या होता है, 4 भागों में बांटा गया इनको। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट युक्त उर्वरक, अमोनिकल युक्त उर्वरक, नाइट्रेट एवं अमोनिकल युक्त उर्वरक, और चौथा है एमाइड वर्ग। ठीक है, ये अपन ने भी पढ़ाई था। नाइट्रेट युक्त उर्वरक की अपन स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं। देखो इनमें नाइट्रोजन NO3 यानी कि नाइट्रेट रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, नाइट्रेट उर्वरक की क्षारीय होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर अपन उनका आंसर कर भी नहीं पाते। सिंपल सा है, बेसिक सा, कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं ना, नाइट्रेट युक्त, इनमें NO3 रूप में नाइट्रेट होती है और इनमें इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं। तो मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालेंगे तो कॉमन सेंस सी बात है, यानी कि अम्लीय भूमि के लिए श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं, अम्लीय भूमि के लिए श्रेष्ठ है। दूसरा फिर ये शुष्क खेती हेतु भी उपयुक्त होते हैं ये उर्वरक। अब इनमें देखो नाइट्रेट उर्वरकों का लीचिंग द्वारा ह्रास होता है, नुकसान होता है, यानी कि ये मेनली होता है लीचिंग द्वारा। वैसे तो निच्छालन यानी कि निच्छालन द्वारा नुकसान होता है, वैसे डिनाइट्रिफिकेशन वगैरह से भी होता है इनका नुकसान। अब देखो इसके अंदर उर्वरक कौन कौन से, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3। ये इंपॉर्टेंट है, अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं। अभी इनकी मात्रा वगैरह भी याद करनी है अपने को, वो अपन आगे करेंगे, उनका एक आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा। अब देखो अमोनिकल उर्वरक, इनमें अमोनिया के रूप में उपस्थित होते हैं NH4+ के रूप में। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति है यानी कि मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं, यानी कि क्षारीय मृदाओं में ये उपयुक्त होते हैं। ठीक है, धान व जलमग्न खेतों हेतु ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो नाइट्रेट वाले उर्वरक है, ये अपन धान के खेत में देंगे, वहाँ पर पानी भरा रहता है, तो नाइट्रोजन का लीचिंग द्वारा ह्रास हो जाएगा, नीचे चली जाएगी नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा फिर डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल जाएगी और वायुमंडल में चली जाएगी, तो ऐसे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अमोनिकल उर्वरक क्या होते हैं, NH4+ रूप में होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इनको जलमग्न खेतों में यूज करते हैं, तो यानी कि ये ऑक्सीजन से अनुपस्थिति में यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो यानी कि इनका डिनाइट्रिफिकेशन वगैरह से ह्रास नहीं हो पाता। ठीक है, अब इनमें देखो कौन कौन से हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फास्फोट और एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, ये पहले फिर बोल रहा हूँ भाई, ये एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं और दूसरा अपने को प्रकृति याद रखनी है। यानी कि अमोनिकल उर्वरक है, ये अम्लीय मृदाओं को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय प्रकार का उर्वरक है, तो ये क्षारीय मृदाओं में उपयुक्त होता है। क्योंकि एग्जाम में पता है कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा कि अमोनियम फास्फेट की प्रकृति कैसी है, या अमोनियम फास्फेट मृदाओं पर कैसा प्रभाव डालता है, मृदाओं को अम्लीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, उदासीन, या फिर क्या, ऐसे क्वेश्चन आएगा। वहां पर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार अमोनियम फास्फेट किसके अंदर है, तो याद रखना नाइट्रेट वाले क्षारीय बनाते हैं, अमोनियम वाले अम्लीय बनाते हैं मृदा को। ठीक है, और नाइट्रेट एवं अमोनिकल युक्त उर्वरक, इस वर्ग में NO3 व NH4+ दोनों रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, दोनों रूप में पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3।
ठीक है। दूसरा कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये उदासीन है। ठीक है, उदासीन क्यों है ये उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? क्योंकि देखो अमोनिकल अम्लीय प्रभाव पड़ रहा था मृदा पर, ठीक है, और नाइट्रेट वाले उर्वरक से क्षारीय प्रभाव पड़ता था, लेकिन इसके अंदर दोनों आ गए तो यानी कि उदासीन प्रभाव डाल रहा है, मृदा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखना। अब उसके बाद फोर्थ अपना एमाइड वर्ग। एमाइड वर्ग के अंदर क्या होता है, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड आते हैं। इस वर्ग में नाइट्रोजन NH2 यानी कि एमाइड के रूप में पाई जाती है। NH2 मतलब अब यूरिया का सूत्र देख लो आप, NH2CONH2 नाइट यानी कि एमाइड के दो अणु है, ठीक है। और इसको कार्बनिक उर्वरक क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु भी है, ठीक है। आपको ये बेसिक यानी कंसेप्ट समझने चाहिए, जरूरी है। जैसे कैल्शियम साइनेमाइड है, इसमें है ना, कैल्शियम साइनेमाइड में कार्बन का अणु है, ठीक है, इसलिए इसको कार्बनिक उर्वरक बोलते हैं। और इसमें NH2 यानी कि अमोनिया रूप में होती है, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह। अब उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, और ये भी अम्लीय प्रभाव डालता है यूरिया मृदा पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, CaCN2 यानी कि कैल्शियम साइनेमाइड का यूज बुआई से 7 दिन पूर्व करते हैं, क्योंकि यह फसलों के अंकुरण को प्रभावित करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ जाए कि सुरुर का प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल आ जाए, यूरिया, ये कार्बनिक एमाइड उर्वरक है, यूरिया का मृदा पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यूरिया सुपर ग्रेनुलर 1 ग्राम, यह आपको हर कोचिंग वाले ने हर बंदे ने लिखाया होगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं बताया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यूरिया वैसे उर्वरक की गिनती अगर देखते हैं अपन, दानेदार कणाकार, ठीक है, ऐसे डस्ट टाइप के ऐसे, तो यानी कि उसके अंदर यूरिया है ना, वो दानेदार की गिनती के अंदर आता है, ठीक है, कि दानेदार वर्ग के अंदर आता है, कि दानेदार उर्वरक है यूरिया। लेकिन यूरिया का अपन ने देखा होगा अपने खेतों में अभी, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही मोटा यूरिया भी मिलता है, ठीक है। जो पहले वाला मिलता था वो बारीक था, दानेदार, ठीक है। अब यानी कि एक और मोटा यूरिया आता है, ठीक है, उसका यानी कि 1 ग्राम होता है वजन ग्रेनुलर, वो और मोटा होता है ना, इसलिए उसको क्या इसमें कणाकार के अंदर गिनने लग गए, ठीक है। जैसे यूरिया है, यूरिया तो दानेदार उर्वरक होता है, लेकिन जो यूरिया का सुपर ग्रेनुलर बना है, जो मोटा यूरिया होता है, वो यानी कि कणाकार होता है, ठीक है। उसका यानी कि एक कण, उसका वजन होता है 1 ग्राम कणाकार का। अब उसके बाद देखो अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, सर्वाधिक आर्द्रताग्राही और विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है, अतः भंडारण हेतु अनुपयुक्त होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका अपन भंडारण नहीं कर सकते, वो है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। और यानी कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने के कारण, नाइट्रेट के कारण ये विस्फोटक प्रकृति का बन जाता है, ठीक है। तो इसको यानी कि भंडारण करना सुरक्षित नहीं होता। अब उसके बाद चलते हैं अपन, अब उसके बाद नेक्स्ट अपना है फास्फोरस युक्त उर्वरक। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसके लिए सॉरी। चलो पढ़ते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में फास्फोरस P2O5 रूप में होती है, ठीक है, जिसे पौधे H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस है वो P2O5, ये चीज़ याद रखना। देखो आगे ये न्यूमेरिकल में काम आएंगी, इनसे एक न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पर अपन यानी कि फास्फोरस होते हैं, ये नहीं, इसके अंदर यानी कि P2O5 में रहता है। ये चीज़ आगे बहुत यूज आएगी, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना और जरूर याद रखना कि उन फास्फोरस युक्त उर्वरकों में फास्फोरस तत्व है जो P2O5 रूप में होता है, जिसे पौधे किस में यूज ग्रहण करते हैं, H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का बनाने का प्राथमिक स्रोत होता है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों को बुआई के साथ बेसल डोज में दिया जाता है, क्योंकि ये मृदा में अचालक होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है ये पोषक तत्व अचालक होता है, फास्फोरस मृदा में पड़ा रहता है बस, ठीक है, इसलिए इसको बेसल डोज में देते हैं, यानी कि शुरुआत में दे देते हैं। बेसल डोज मतलब फसल की बुआई करेंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे भी, यानी कि फसल की बुआई करते हैं तब शुरुआत में ये फास्फोरस दे देते हैं, क्योंकि क्या है कि फसल बड़ी होगी धीरे धीरे, इतने इसका यूज कर लेगी आराम से। क्योंकि इसको मान लो बाद में देंगे जैसे यूरिया की तरह देंगे उसको, तो यानी कि अपन इसलिए दे रहे थे स्प्लिट डोज में, क्योंकि उसका निच्छालन वगैरह से नुकसान ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, पौधे कम यूज करे थे। लेकिन इसको तो वैसे ही पौधे जल्दी से यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत अचालक ये पड़ा रहता है मर्दा में, तो नुकसान वगैरह इसका होना नहीं, तो इसको एक बार में बेसल डोज में बुआई के साथ ही दे देते हैं, ठीक है। अब देखो फास्फोरस युक्त उर्वरकों को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला जल में विलय फास्फोरस युक्त उर्वरक, कम अवधि वाली फसलों में अधिक प्रभावी होते हैं ये, क्योंकि पौधे को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, पौधे को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए कम अवधि वाली फसलों के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। फिर दूसरा क्या है, क्षारीय या उदासीन भूमि है तो ये उपयुक्त होते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो कैल्शियम फास्फेट। अब आप सोचोगे कि यार आप यानी कि इनको सही से पढ़ा क्यों नहीं रहे, इनके यानी कि सूत्र वगैरह अच्छे से, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार में ही अपन इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं, कितनी मात्रा पाई जाती है, वो सारा कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। अपने को अभी एग्जाम्पल समझना है किसके अंदर क्या आ रहा है, ये रटना है, ये पढ़ना है अपने को अच्छे से। दूसरा देखो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और जल में अविलय होते हैं, ठीक है। साइट्रिक अम्ल में तो घुलनशील होते हैं लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं। इनका यूज अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। एग्जाम्पल डाई कैल्शियम फास्फेट,
उधर मोनो कैल्शियम फास्फेट था, यहाँ डाई कैल्शियम फास्फेट है। अब तीसरा देखो, जल व साइट्रिक अम्ल में एविल है, दोनों में घुलनशील होते हैं, ये पौधों को धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं, अतः लंबी अवधि वाली फसलों को श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, अब देखो जल में विलेवाड़ा का क्या सीन था, वो यानी कि पौधों को आसानी से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि इसलिए वो पौधों की जो यानी कि कम अवधि वाली फसलें हैं उनके लिए लाभदायक था। अब ये पौधों को क्या है, धीरे धीरे उपलब्ध होता है, बहुत धीरे धीरे, इसलिए लंबी अवधि वाली फसलें हैं उनके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि धीरे धीरे उपलब्ध होता है। अगर मान लो अपन ने शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप बो दी तो जल्दी पक जाएगी, उसको यानी कि पूरा पोषक तत्व तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तो धीरे धीरे मिलता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, इसमें रॉक फॉस्फेट और हड्डी का चूरा भी आता है, और ये अधिक अम्लीय मृदाओं में यूज किया जाता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, रॉक फॉस्फेट वगैरह, क्योंकि इसमें कैल्शियम के 3 परमाणु हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, जो यानी कि अम्लीय मृदाओं में हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो मृदा को, अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु भी इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लो, एसएसपी में तीनों द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। और भारत में सर्वप्रथम एसएसपी उर्वरक बनाया गया था, इसका यानी कि सर्वप्रथम उद्योग कहाँ लगाया गया था, रानीपेट तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर इसका उद्योग स्थापित किया गया था सर्वप्रथम, रानीपेट तमिलनाडु में। अब अपना तीसरा है पोटेशियम युक्त उर्वरक। ठीक है, इनमें क्या होता है, पोटेशियम K2O रूप में पाया जाता है। ठीक है, ओनली के रूप में नहीं पाया जाता, K+ के रूप में नहीं पाया जाता, ये चीज़ याद रखना, आगे ये चीज़ आएगी अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। इनमें पोटेशियम K2O के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पौधा इसे K+ रूप में ग्रहण करता है, पौधा ग्रहण करता है ओनली। ठीक है, लेकिन उर्वरक के अंदर पोटेशियम K2O रूप में पाया जाता है, और अपन यानी खेत में दे देते हैं तब उसे पौधा K+ के रूप में ग्रहण करता है। पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण भारत में नहीं होता, अतः इन्हें कनाडा से आयात किया जाता है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया इनमें इनकी खपत भारत में बहुत कम होती है। ठीक है, जिस चीज़ की यूज ही नहीं होगी तो उस पर यानी प्रोडक्शन पर ध्यान क्यों देंगे। अब इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा गया है पोटेशियम युक्त उर्वरकों को। ठीक है, पहला क्लोरीन युक्त पोटेशियम उर्वरक, दूसरा क्लोरीन मुक्त पोटेशियम उर्वरक। क्लोरीन युक्त पोटेशियम उर्वरक के अंदर क्या है, KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें 60% तो पोटेशियम होता है, K2O यानी कि। ठीक है, याद रखना, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है ना, ऐसे यानी कि इसमें 60% K2O होता है, K+ नहीं होता है, K2O होता है। ठीक है, 47% इसमें क्लोराइड पाई जाती है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के कारण स्टार्च वाली फसलों में, गन्ना, आलू, तंबाकू में इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि ये इन फसलों की गुणवत्ता खराब कर देता है क्लोरीन। तो ये फसलें जरूर याद रखना, गन्ना, आलू, तंबाकू का, इनके अंदर किसका यूज नहीं कर सकते, KCl का। MOP आ जाए, म्यूरेट ऑफ पोटास आ जाए, तो ये भी इसके अंदर याद रखना। ठीक है, ये फिर ऐसे याद आ जाए, क्लोरीन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किस फसल में नहीं कर सकते, ऐसे भी आ सकता है। तो ये तीनों टर्म याद रखना, क्लोरीन युक्त उर्वरक कौन सा है, KCl को क्या कहते हैं, MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, अब दूसरा है क्लोरीन मुक्त पोटेशियम उर्वरक। इसके अंदर कौन कौन से उर्वरक आते हैं, 2 उर्वरक आते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इसमें पहला है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसे SOP सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, NOP नाइट्रेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। ठीक है, और स्टार्च वाली फसलों में अपन KCl का यूज नहीं कर पा रहे थे इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन तंबाकू को वगैरह को या फिर स्टार्च वाली फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन इसके अंदर, इनके अंदर क्लोरीन नहीं है, तो इनमें KCl के स्थान पर अपन K2SO4 या KNO3 इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटास और नाइट्रेट ऑफ पोटास का यूज कर सकते हैं, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास का नहीं कर सकते। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर का यानी कि आ गया उर्वरक देने की विधियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। उर्वरक देने की विधियाँ पढ़ के अपन इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, जहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी होते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उर्वरक देने की विधियाँ देखो, किसी ने कैसे पढ़ाई होगी, किसी ने कैसे, अपन यानी कि ओनली सिस्टमेटिक तरीके से अपने RBSC के हिसाब से, NCERT के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, उर्वरक देने की विधि, अब देखो उर्वरकों को देंगे अपन मृदा में या फसल में, तो देखो किस टाइप में देंगे अपन। एक तो वो ठोस रूप में, कणाकार रूप में होता है, उसका छिड़क कर वगैरह कैसे भी देंगे उसको, यानी कि एक तो कणाकार रूप में होगा उसको देंगे, दूसरा अगर वो तरल रूप में या द्रव रूप में होगा उसको देंगे, 2 ही तो रूप होंगे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि बर्फ वगैरह बना कर देंगे अपन उसके, यानी ठोस और द्रव 2 रूप होंगे, उनमें देंगे अपन। तो देखो इसमें अगर उर्वरक ठोस रूप में है ना, तो उसको किस किस विधियों में देखें, देखिए पहला है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे छिटकवा विधि भी कहते हैं, सर्वाधिक प्रचलित है, भारत में भी सर्वाधिक प्रचलित है ये विधि। ठीक है, अब इस विधि में क्या होता है, उर्वरकों को बुआई से पूर्व या बुआई के समय या खड़ी फसल में छिड़क कर देते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे फसल उग रही हो या फिर नहीं उग रही हो या फिर खड़ी फसल हो, उसमें यानी कि छिड़काव करके देते हैं अपन। ठीक है, जैसे दानेदार उर्वरकों का इसमें यूज करते हैं। अब इसका एक नुकसान भी है
कि यानी कि वो आपको कॉमन सेंस की बात है। नुकसान ये है कि यानी कि अपन ऐसे छिड़काव करके देंगे तो कोई उर्वरक का दाना किधर पड़ेगा, कोई किधर पड़ेगा, जरूर तो है नहीं सारा का सारा फसल की जड़ के पास ही पड़े, दूर मर्दा में पड़ेगा, कोई खरपतवार के पास भी पड़ेगा। ठीक है, तो उर्वरक का की दक्षता का पूर्ण यूज नहीं हो पाता, पूर्ण उर्वरक का यूज नहीं होता उर्वरक का, यानी कि नुकसान ज़्यादा भी होता है इसमें। ठीक है, फालतू की जगह भी गिरता है ऐसे ऐसे। तो ये वैसे आसान ईजी विधि है। अभी इसकी दो प्रकार हैं इस विधि के। पहला है बेसल ड्रेजिंग, या जिसे बेसल डोज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बुआई के समय खेत में उर्वरक देना, बुआई के समय या बुआई से पूर्व भी उर्वरक दे देते हैं। इसमें फास्फोरस में पोटेशियम युक्त उर्वरक को, जैसे डीएपी एसएसपी का यूज करते हैं। आपको बताया था इनको, यानी कि एक बार में ही दे देते हैं, बेसल डोज में ही दे देते हैं। अपन फास्फोरस वाले पढ़ रहे थे तब, क्योंकि ये मृदा में अचालक होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक बार में दे दिया जाता है। अब दूसरा है टॉप ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, खड़ी फसल में उर्वरक छिड़क कर देना। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को देते हैं, जैसे यूरिया। खड़ी फसल में अपन यूरिया वगैरह देते हैं गेहूँ वगैरह में। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद है संस्थापन। अब संस्थापन यानी कि प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, उर्वरकों को किसी निश्चित गहराई तक मृदा में दिया जाता है। इसमें मुख्यतः फास्फोरस और पोटेशियम तत्वों को दिया जाता है। देखो ये मृदा में वैसे ही अचालक होते हैं, ऐसे तो है नहीं कहीं भी गिर गए, पौधे की जड़ ने इसको खींच लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित क्योंकि ये मृदा में पहले से अचालक है, ठीक है, गति नहीं कर पाते हैं, तो इनको जस्ट पौधों जड़ के पास देते हैं। तो इसमें इस विधि का प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। अब इसके प्रकार देखो, डीप प्लेसमेंट पहला। इसमें क्या करते हैं, धान में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। यूज डीप प्लेसमेंट को मुख्यतः किसमें यूज करते हैं, धान के अंदर, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब दूसरा है अधोमृदा संस्थापन और तीसरा है हल संस्थापन, प्लग मेथड। ये भी इस टाइप के हैं। इसमें क्या जो होता है, अपने हल का जो कुंड होता है ना, कुंड टाइप में, वो यानी कि जस्ट उर्वरकों को नीचे देता है, वो सीन है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी आ गई स्थानिक संस्थापन विधि। अभी अपन ने संस्थापन तो पढ़ ही लिया था, प्लेसमेंट तो पढ़ ही लिया था। अब यानी कि स्थानिक यानी कि लोकलाइज संस्थापन प्लेसमेंट विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यानी कि लोकलाइज मतलब यानी कि स्थानिक, स्पेशल स्थान होता है उसके पास देते हैं। संस्थापन विधि में तो क्या कर रहे थे अपन, यानी कि उर्वरकों को किसी निश्चित गहराई तक दे रहे थे, ओनली गहराई पर दे रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, गहराई के साथ साथ पौधे की जड़ क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि पौधों की जड़ के समीप उर्वरक पहुंचाए जाते हैं, जस्ट जड़ के पास। ठीक है, इसमें उर्वरक की मात्रा कम लगती है, यानी कि कम मात्रा में यूज करते हैं और बढ़िया प्रोडक्शन ले लेते हैं। उर्वरकों की यानी कि मात्रा कम यूज होती है इसमें। ठीक है, फालतू नुकसान नहीं होता है। अब इसके टाइप अपन पढ़ते हैं। अब देखो इसके टाइप क्या क्या है, इसमें देखो, इसमें स्थानिक संस्थापन में पहला है बैंड प्लेसमेंट। ठीक है, उर्वरकों को पौधों की कतार में संस्थापित किया जाता है। ठीक है, पौधों जड़ क्षेत्र के पास तो दे रही हैं, लेकिन कतार में देंगे जड़ क्षेत्र के पास। इसके दो प्रकार हैं, रो प्लेसमेंट और हील प्लेसमेंट। ठीक है, ये इनको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा है रिंग या वलय प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फल वृक्षों के चारों ओर उर्वरक दिया जाता है। फल वृक्ष के चारों, ये वृक्ष है, ठीक है, इसके चारों ओर उर्वरक देंगे जड़ क्षेत्र के पास। तो वलय या रिंग रूप में दे रहे हैं, तो इसलिए रिंग या वलय प्लेसमेंट कहते हैं। तीसरा इसमें है प्लेट प्लेसमेंट। इसमें मर्दा तथा उर्वरकों के मिश्रण को गोलिकाओं के रूप में दिया जाता है, यानी कि मर्दा का भाग लेंगे 10 से 12% भाग और उर्वरक का भाग लेंगे 1%। यानी कि मर्दा अनुपात उर्वरक कितना होता है, 10 से 12 अनुपात 1। ठीक है, 10 से 12% भाग अपन ने मर्दा का लिया। ठीक है, और 1% भाग अपन ने लिया यूरिया का। उनका मिश्रण करेंगे, गोलिकाएं बनाएंगे। उन गोलिकाओं को गड्ढा वगैरह खोद कर या किसी भी यंत्र वगैरह से, यानी कि जस्ट उनके यानी कि जड़ क्षेत्र के पास देंगे। उससे क्या होगा, जड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, सीधा सीधा मर्दा की यानी कि मिट्टी भी वहाँ पर सफिशियंट पहुंच जाएगी उर्वरक के साथ। ठीक है, ऐसा सीन है। जहाँ से यानी कि मर्दा अपन ने उखाड़ी है, निकाली है, तो उसकी जगह पर मर्दा भी फिट हो जाएगी और उर्वरक भी मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो आ गया। इसमें क्या है, अगर उर्वरक द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है उर्वरक, तब उसका प्रयोग कैसे करेंगे। उसमें देखो पहला है स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज यानी प्रारंभिक डोज। इसमें क्या होता है, पौधों को यहाँ घोल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसमें दलहनी फसलों में बुआई के समय एनपीके की 1:1, 2:1 मात्रा यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टर डोज क्या होता है, यानी कि फसल का जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब यानी कि फसल की बढ़वार शुरू में, यानी कि पौधा लगाया और पौधे ने यानी कि जर्मिनेट किया है, उस टाइम ही यानी कि अपन पौधे को स्टार्टर डोज दे देते हैं, जिससे उसकी वृद्धि शुरू में ही शीघ्र हो जाती है। ठीक है, खरपतवार वगैरह को पीछे छोड़ देता है, रोग कीटों का नुकसान को झेल लेता है, सीधा शुरू में ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टार्टर डोज। इस दलहनी फसलों में बुआई के समय देते हैं एनपीके की मात्रा 1:2:1। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है फर्टिगेशन। सिंचाई के साथ जल देना फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत ही क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन है। अब तो फिर भी इस टाइप के थोड़े और लेवल के इस टर्म में बन गए, ये अपन आगे पढ़ा रखे हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता था, फर्टिगेशन, सिंचाई के साथ उर्वरक देना।
अब देखो तीसरा है पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव में क्या होते हैं, उर्वरकों का घोल बनाकर पत्तियों पर स्प्रे करते हैं। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, आप और किसी का भी कर सकते हो आप, बाकी मुख्यतः नाइट्रोजन का करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूरिया की पर्ण छिड़काव हेतु घोल की सांद्रता होती है 2%, ठीक है। अपन जो घोल बना रहे हैं उसमें यूरिया की सांद्रता होती है 2%। पर्णीय छिड़काव हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता होती है 0.5%। लेकिन एक नोट याद रखना आप, बायोरेट की सांद्रता है ना 0.25 से कम ही होनी चाहिए। जीरो, अगर मान लो अपन यूरिया का पर्ण छिड़काव कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो यूरिया की सांद्रता है 2%, इसके अंदर बायोरेट 0.25 से कम होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। बायोरेट तो समझते हो आप, यानी कि अधिक तापमान के कारण यूरिया के दोनों आपस में चिपक जाते हैं, उससे बायोरेट का निर्माण होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप, केमिगेशन क्या होता है, सिंचाई के साथ केमिकल यानी कि रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर्बिगेशन सिंचाई के साथ शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। और एक पीवाई क्यों आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू में भी आया हुआ है, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। देखो सीड ड्रिल क्या होती है, अपन बीज बुआई की मशीन होती है वो सीड ड्रिल होती है, तो आप सबको पता है। और सीड कम फर्टिलाइजर मशीन क्या होती है, सीड प्लस फर्टिलाइजर दोनों को एक साथ मर्दा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीड कम फर्टिलाइजर के अंदर अंदर क्या करते हैं, सीड और फर्टिलाइजर दोनों को एक साथ मर्दा में प्रयोग करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि सीड प्लस फर्टिलाइजर दोनों को एक साथ मर्दा में यूज किससे करते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन में पता था क्या था, सीड ड्रिल था, ठीक है, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन भी था, ठीक है। और दो चार मशीन हल वगैरह के प्लग वगैरह के इनके नाम और दे रखे थे। लेकिन लोग कंफ्यूज पता है क्या हुए, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि यानी कि सीड ड्रिल मशीन। तो लोगों ने सीड ड्रिल को टिक कर दिया, क्योंकि ऐसे सोचा कि यार अपन यानी कि अपने गांव में इधर क्या करते हैं, ज़्यादातर ये मशीन होती नहीं है, तो क्या करते हैं सीधा बीज की बुआई वगैरह करें, सरसों के साथ ही अपन ने डीएपी घेर दिया उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम डीएपी सल्फर घेर दिया और बुआई कर दी बीज के साथ ही, एक साथ ही। तो लोगों ने सोचा सीड ड्रिल वाला होगा वो कर देते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, यानी कि इसमें तो सीड की मात्रा यूज नहीं हो रही, कम लिख रखा है ऐसे। बाकी उसमें ये क्वेश्चन था, यानी कि ऐसे ऑप्शन मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर 3-4 ऑप्शन दिए थे बढ़िया घुमाने वाले। उसे बोलते हैं लेवल का क्वेश्चन, ना ज़्यादा डीप में गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन ऐसे दे दिए घुमाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये हो गया। अब इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। 100% समझ रहे हो ना, यानी कि बस समझ जाओ, यानी कि 100% यानी कि 1-8% ऊपर नीचे हो जाए। बाकी पोषक तत्वों की मात्रा और न्यूमेरिकल इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, 90% तो। अब देखो न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। जैसे अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बार बार बोल रहा था कि जैसे यानी कि फास्फोरस के अंदर जो फास्फोरस है वो P2O5 रूप में पाया जाता है, फास्फोरस रूप में नहीं पाया जाता, ऐसे बताया था मैंने। तो वो चीज़ मैंने फिर से लिख रखी है, जैसे नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है, एन के रूप में, पौधे उसे ग्रहण करते हैं NO3 NH4 के रूप में। फास्फोरस युक्त उर्वरक, ठीक है, पी पोषक तत्व तो है फास्फोरस युक्त उर्वरक, लेकिन ये P2O5 रूप में पाया जाता है उर्वरक के अंदर। P2O5 मतलब फास्फेट रूप में पाया जाता है, पौधा इसे H2PO4 के रूप में ग्रहण करता है। और पोटेशियम उर्वरक है ना जो के, ये के प्लस के रूप में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है पोटास के रूप में, पोटास मतलब K2O के रूप में, ठीक है, पौधा इसे के प्लस के रूप में ग्रहण करता है। अब ये फॉर्मूला अपने को यहाँ आना चाहिए, देखो आपको मैं समझाऊँ कैसे, एक सेकेंड, हाँ देखो फास्फोरस है ना, इसको P2O5 में बदलने के लिए है ना, फास्फोरस को 2.29 से गुणा करेंगे, ठीक है। अभी आप ओनली ये चीज़ पढ़ो, अब मैं आपको इनका एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे, पहले ये समझो। फास्फोरस है उसको P2O5 में बदलने के लिए फास्फोरस को यानी कि 2.29 से गुणा करेंगे अपन, ठीक है। P2O5 बराबर फास्फोरस गुणा 2.29, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना, P2O5 है, ठीक है, उसको अपन यानी कि फास्फोरस में बदलने के लिए 0.43 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, फास्फोरस बराबर P2O5 गुणा 0.43, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ये पोटेशियम है, इसको K2O में बदलने के लिए पोटेशियम को 1.20 से गुणा करते हैं, जैसे K2O बराबर K गुणा 1.20, और K2O को पोटेशियम में बदलने के लिए K2O को 0.83 से गुणा करते हैं, जैसे K बराबर K2O गुणा 0.83, ठीक है। अब आपने ये चीज़ समझ ली, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उनमें अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और याद रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपन भूल ही गए। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन आने के, इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन आने के चांस है 30%, ठीक है, 20-30%, बाकी 70% चांस तो है यहाँ से। लेकिन ये फॉर्मूले में भी पैटर्न ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन के कि इनको अपने को ये याद होना ही चाहिए,
ठीक है, ऐसे पैटर्न आ जाएंगे, वो अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखना आप, उर्वरक की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को, तो कैसे निकालेंगे अपन, 100 बटे उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा गुणा दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, यानी कि 100 बटे अपने क्वेश्चन में, यानी कि उर्वरक जो उर्वरक देगा ना, ये यूरिया की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे उर्वरक का नाम लिखाएगा तो नाम में उस, यानी कि तो अपने को ये पता होना चाहिए उर्वरक में उस पोषक तत्वों की मात्रा होती कितनी है। जैसे यूरिया दे दिया क्वेश्चन में यूरिया, तो अपन यहाँ पर सूत्र में यूरिया रख रहे हैं, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, तभी अपन यहाँ पर उसकी मात्रा रख पाएंगे। दूसरा, दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा, कि यानी कि 100 किलो नाइट्रोजन कितनी किलो नाइट्रोजन देनी है जिसके लिए अपने को यूरिया चाहिए उसमें। ठीक है, अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये है, अब ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, डीएपी में, ठीक है, फास्फोरस की मात्रा होती है पी की। इसका आंसर बताओ क्या है। डीएपी में पी प्लस की मात्रा होती है। सबको लग रहा होगा 46, क्या लग रहा है भाई, पता है इसका आंसर क्या है, 19। अब आप बोलोगे भाई कैसे, अब चलो ये बताओ, डीएपी में 46% होता है, क्या होता है, फास्फेट होता है या फास्फोरस होता है या H2PO4 होता है या सारे होते हैं, क्या होता है 46%। तो इसका आंसर क्या होगा, P2O5, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, कि यूरिया के अंदर है ना, सॉरी उसके अंदर फास्फोरस के अंदर क्या होता है, फास्फोरस P2O5 रूप में पाया जाता है, पौधा इसे H2PO4 में ग्रहण करता है, यानी कि इस रूप में तो पौधा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और ये पाया किस रूप में जाता है, P2O5 रूप में पाया जाता है। 46% क्या है, P2O5 है, ना कि फास्फोरस अकेला। ठीक है, ये एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। दूसरा कंफ्यूजन ये, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो आप बोलो कि यार 19% क्यों लगाया, क्योंकि मैंने P2O5 की मात्रा नहीं पूछी मेरे भाई, P2O5 की आप 46% कर भी देते, मैंने पूछी ओनली फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा कैसे ज्ञात करोगे अब आप, फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको भाई साहब ये करना पड़ेगा, P2O5 गुणा 0.43। ठीक है, यानी कि डीएपी के अंदर फास्फोरस कितना था उसको आपको 0.43 से गुणा करना पड़ेगा, जब आपको पी तत्वों की मात्रा आएगी। पी तत्वों की मात्रा फिर आती है 19%। समझ रहे हो, इनको मैं आप सोल्व करके बता सकता हूँ बट बहुत टाइम लगेगा, इसलिए न्यूमेरिकल्स का मैंने शेड्यूल ही अलग रखा है कि अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन इरिगेशन वाले, पौध लगाने वाले, ठीक है, उसके अंदर अपन सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो टाइप का अपन ने ये समझा था ना क्वेश्चन, ये जो अपन ने समझा था उर्वरक की मात्रा ज्ञात करना, ठीक है, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ ही लिया था, 100 बटे उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा गुणा दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा। अगर इसमें उर्वरक की जगह पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करवा ले, जैसे यहाँ पर करवाएगा, तो उसके लिए है उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बटे 100 गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्वों की उर्वरक की मात्रा। अभी आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार ये क्वेश्चन टाइप कर लो, आप इन फॉर्मूलों में रख कर एक बार दिमाग लगा कर देख लो। बाकी इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद ही दूसरा वीडियो आ रहा है, उसमें न्यूमेरिकल्स सारे होंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये पैटर्न है, ये 4 प्रकार के पैटर्न आते हैं। अगर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए तो 2 पैटर्न से आ सकता है, ये वाले, ये युवा टाइप का। ठीक है, ये टाइप का आने का ज़्यादा चांस है। अब इसके अंदर भी 4 पैटर्न है, इजी पैटर्न आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बाकी हार्ड में जाएगा तो नीचे ज़्यादा जाएगा। समझ लो, एक किसान अपने चने के खेत में 92 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितना किलो यूरिया की आवश्यकता होगी। चलो मैं आपको ये बुक पर कर ही बताता हूँ। हाँ देखो, अब अपन ये सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में 92 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है। नाइट्रोजन कितनी देना चाहता है, 92 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो यूरिया की कितनी आवश्यकता होगी, यूरिया पूछ रहा है, यूरिया की आवश्यकता कितनी होगी। अब अपने को सिंपल सी 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो, बारीकी से हल करना है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन रूप में पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 46% पाई जाती है। ठीक है, पहले यहाँ पर गए, पाई किस रूप में जाती है, रूप अपने को पता चला, उसके बाद देखेंगे कितनी पाई जाती है, 46% पाई जाती है। ठीक है, तो पर्सन के अंदर भी नाइट्रोजन ही पूछ रहा है, और यूरिया के अंदर पाई भी नाइट्रोजन ही फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अपन फॉर्मूले के अंदर रखेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, उर्वरक की मात्रा बराबर, ठीक है, कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी, तो यूरिया पूछ रहा है, तो यूरिया के लिए क्या करेंगे, यूरिया की मात्रा, एक सेकेंड, यूरिया की मात्रा बराबर 100 बटे उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व गुणा दिए गए
दिए गए मतलब पर्सन में दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा। समझ रहे हो मेरी बात? अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो अब अपन फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे। यूरिया अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, यूरिया की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यूरिया बराबर कितना हो गया, 100 बटे उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा। यूरिया के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन 46%, बटे 46% गुणा दिए गए तत्वों की मात्रा, यानी कि प्रश्न में दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा। प्रश्न के अंदर क्या पोषक तत्व दे रहा है, ध्यान से देखो, 92 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी है। नाइट्रोजन पोषक तत्व दे रहा है प्रश्न में, तो नाइट्रोजन यानी कितनी दे रहा है, 92 देनी है, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तब आ जाएगा 4 दूनी 80, 6 दूनी 12, हाँ 46 दूनी 92, तो 100 दूनी 200। तो यानी कि यूरिया की मात्रा आ जाएगी भाई साहब, यूरिया बराबर हो जाएगा 200 kg। प्रश्न ध्यान से देखो, एक किसान अपने खेत में 92 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ 1 हेक्टेयर में कितना kg यूरिया की आवश्यकता होगी। अगर वो अपने खेत में 92 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन देना चाहता है ना, तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो यूरिया की आवश्यकता होगी 200 kg प्रति हेक्टेयर, यानी कि 200 kg प्रति हेक्टेयर अपन यूरिया देंगे ना खेत में, तो अपने को 92 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत में प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अब देखो क्वेश्चन टाइप दूसरा देखो आप, एक सेकेंड। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाली चीज़ें, तभी अपन ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। देखो, यदि एक किसान अपने खेत में 120 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस यानी कि पी, ध्यान रखना, देना चाहता है, तो बताओ 1 kg में कितना एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट चाहिए। क्वेश्चन देखो, खेत में किसान कितना देना चाहता है, खेत में किसान देना चाहता है भाई 120 kg प्रति हेक्टेयर पी, ठीक है, और उर्वरक की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है सिंगल सुपर फास्फेट की, उर्वरक एसएसपी मात्रा ज्ञात करनी है अपने को एसएसपी की, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक चीज़ देखेंगे, एसएसपी अपने को ज्ञात क्या करना है, पी। एसएसपी के अंदर पी किस रूप में होता है, पी के रूप में थोड़ी होता है डायरेक्ट, अपन देखेंगे पहले ताकि अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो एसएसपी के अंदर फास्फोरस किस रूप में होता है, P2O5 रूप में। 100% यहीं पर मात खा जाते हैं लोग, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, एसएसपी के अंदर कितना परसेंट फास्फोरस होता है और डायरेक्ट उससे क्वेश्चन में आंसर कर देते हैं ये, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पर P2O5 की मात्रा पूछता तब तो अपन डायरेक्ट रख सकते थे क्वेश्चन में, पी की मात्रा पूछ रहा है। और एसएसपी के अंदर तो पी ऐसे समझ लो एक बार के लिए पी है ही नहीं, एसएसपी के अंदर तो P2O5 है, अपने को तो पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन ने सूत्र पढ़ा ही था पहले, क्या पढ़ा था सूत्र में अपन ने, मैं देखो आपके लिए यानी कि थोड़ा समझाने के लिए आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो अपन ने सूत्र में क्या पढ़ा था, P2O5 है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, P2O5 तो अपने पास है एसएसपी, ठीक है, और P2O5 एसएसपी के अंदर है कितना, तो P2O5 एसएसपी के अंदर 16% है, अपने को ये चीज़ पता है। अब अपने को पी ज्ञात करना है पहले तो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पहला देखो, पहला टाइप क्या करेंगे अपन, P2O5 से पी ज्ञात करेंगे, ठीक है, और दूसरा टाइप क्या करेंगे फिर अपन, दूसरा टाइप अपन करेंगे उर्वरक की मात्रा, एसएसपी की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो पहला लेकर चलते हैं अपन, सबसे पहले आ जाओ, P2O5 में P2O5 की मात्रा तो है अपने पास 16%, पी की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को। पी की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र था, पी बराबर P2O5 गुणा 0.43, ठीक है, P2O5 को 0.43 से गुणा कर देंगे, तो P बराबर P2O5 गुणा 0.43, ठीक है। अब इसके अंदर P2O5 कितना पाया जाता है एसएसपी के अंदर, P बराबर 16%, ठीक है, गुणा 0.43, ठीक है, और इससे गुणा करेंगे अपन तो आ जाएगा 6.88, ठीक है, 6.88 क्या आ गया, पी, यानी कि अपने को अब ये पता चल गया एसएसपी के अंदर पी तो है 6.88 और P2O5 है 16%, ठीक है। अब अपने को तो पी ज्ञात करना है, ठीक है, पी के लिए अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे अपन। अब अपने को यानी कि दूसरा टाइप में आ जाना ये
SSP वाला। अब अपन ये ज्ञात करते हैं, आ जाओ। क्योंकि पी अपन ने ज्ञात कर लिया, दूसरा टाइप अपने क्या ज्ञात करना है, उर्वरक की मात्रा। उर्वरक की मात्रा के लिए अपन सूत्र क्या लगाएंगे, फॉर्मूला SSP की मात्रा बराबर, ठीक है, 100 बटे उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब उर्वरक SSP के अंदर P2O5 तो 16% है, लेकिन अपने को इसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इससे तो अपने को यानी कि P ज्ञात करना था। और P क्यों ज्ञात करें, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में वो ओनली पूछ रहा चाहता है कि यानी कि कितना 120 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देना है, उसको P देना है। तो यानी कि अब इसमें अपने पास आ गया था, P की मात्रा आ गई थी SSP के अंदर 6.88, ठीक है। 100 बट्टे उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा गुणा परसेंट में दी गई मात्रा, परसेंट में कितनी दे रखी है, 120, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आंसर 1718 kg प्रति हेक्टेयर, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब समझे कैसे, देखो क्या कह रहा था, एक किसान 120 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देना चाहता है, P देना चाहता है, तो 1 हेक्टेयर में कितना SSP चाहेगा, 120 kg प्रति हेक्टेयर अगर वो P देना चाहता है ना, तो उसके लिए अपने को 1718 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी। और ये मैं नोट्स टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा, इनको आप सोल्व करिएगा, फिर कमेंट करिएगा कैसा लगा कैसा नहीं। अब अपन आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें अपनी रह गई थी, ठीक है। अपने को ये तुल्यांक या अम्लता और क्षारीयता याद होनी चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांस रहता ही है, ठीक है। बाई चांस किस्मत खराब हुई, आपका क्वेश्चन आ गया। निर्जल अमोनिया, इसकी तुल्यांक अम्लता होता है 146, क्योंकि ये अम्लीय उर्वरक है और इधर ये क्षारीय उर्वरक है। तो निर्जल अमोनिया है, इसकी तुल्यांक अम्लता 148, अमोनियम क्लोराइड की 128, अमोनियम सल्फेट की 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की 93, अमोनियम सल्फेट की 86 और यूरिया की 80। कुछ चीज़ें ऐसी इनमें, इनको तो याद रखना ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको याद रखना ही है। दूसरा क्षारीय उर्वरक, इनकी तुल्यांक क्षारीयता, सोडियम नाइट्रेट 29%, कैल्शियम नाइट्रेट 21, कैल्शियम साइनेमाइड 63, डाई कैल्शियम फास्फेट 25। तुल्यांक क्षारीयता समझ गए। सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट को अपन ने मर्दा में दिया 100 kg सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। 100 kg सोडियम नाइट्रेट मर्दा में जाकर मर्दा को क्षारीय बना रहा है, और उस क्षारीयता को दूर करने के लिए अपन फिर से यानी कि कितने परसेंट जिप्सम या चूना दे रहे हैं, उसकी मात्रा होती है 29। यानी कि ये सोडियम नाइट्रेट अपन ने डाला 100 kg, तो ये मर्दा में जो नुकसान पहुंचाया ना, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए अपने को 29% जिप्सम देना पड़ा है। इसलिए इस उर्वरक की तुल्यांकीयता हो गई 29%, समझ रहे हो। ऐसे देखो यूरिया है, यूरिया अपन ने 100 kg यूरिया डाला मर्दा में, तो जितना नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसके लिए यानी कि अपने को 80% कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ रहा है, 80%, 80 किलो यानी कि। तो ये उसकी हो गई तुल्यांकीय अम्लता। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उसमें भी परसेंटेज याद रखना, क्योंकि एग्जाम में PYQ में आया हुआ है नैनो यूरिया। इसमें एक PYQ ये भी आया है कणों का आकार, W में भी आया हुआ है कि नैनो यूरिया कणों का आकार होता है 30 से 50 nm नैनोमीटर, ठीक है। नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन होता है, नैनो DAP में 8% नाइट्रोजन होता है, और 16% P2O5 होता है। फेरस सल्फेट में 29% फेरस होता है, 18% सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट में 35% जिंक, 17% सल्फर। जिप्सम के अंदर 29% कैल्शियम और 18.4% सल्फर होता है। मेजर याद रखना, ये 23%, 18 और 23 वाला वो सीन नहीं है, ठीक है। ये याद रखना मेजरली। वैसे दूसरा जिप्सम भी होता है C1H2O, वो सीन नहीं है। और एक चीज़ और बता दो आपको फाइनल, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, जो उर्वरक का बेसिक अपनी NCERT है, इसका ही बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ये लिखाने का कोई मतलब भी नहीं था। पहले आप वहाँ पर एग्जाम्पल याद करो, नाइट्रेट युक्त उर्वरक कौन से हैं, अमोनियम युक्त उर्वरक कौन से हैं, वो या फिर वो आप यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ लो, ठीक है। ये फोटो भी मैं टेलीग्राम पर अपने पास भेज दूंगा। इसमें क्या याद रखने का अपने को, अमोनियम नत्रजन युक्त उर्वरक है, उनके अंदर पहला है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक के अंदर अमोनियम सल्फेट है, उसके अंदर 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस नहीं होता, पोटास नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर 26% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। क्लोराइड कितना होता है इसके अंदर, क्लोराइड इसमें नहीं पाया, ये नहीं दे रखी मात्रा। एनहाइड्रस अमोनिया 20% नाइट्रोजन होता है इसके अंदर। अब नाइट्रेट उर्वरक देख लो, कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट 16%, पोटेशियम नाइट्रेट 13%। ऐसे ही अब देखो फास्फोरस युक्त उर्वरक में चल गई DAP के अंदर देखो 18% नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, और 46% फास्फोरस हो गया।
एक चीज़ याद रखना, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा ही है उसमें उसमें यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करानी है, उसमें यूरिया भी दे दिया, डीएपी भी दे दिया, तो कुछ डीएपी की मात्रा होती है, डीएपी में नाइट्रोजन होती है, तो सही से सोल्व करना उनको, वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा ऊपर से। ठीक है, ऐसे है। तो इसके अंदर अपने को ये अन्य वाली चीज़ पोर्सन है, ये याद करो चाहे ना करो, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की मात्रा याद होनी चाहिए, इन सभी की। और इन सभी की ना कर पाओ तो जिन जिनके मैंने टिक लगा रखे हैं इनको तो कंपलसरी करना है। टॉपिक का बेसिक यही है, और कुछ भी मत पढ़ो, चाहे सबसे पहले ये पढ़ लिया पढ़ने। ठीक है, इसमें अपने को उर्वरकों के प्रकार याद हो गए, इसमें अपने उर्वरकों के परसेंटेज याद हो गई इस एक टेबल से ही। ठीक है, और इससे ही अपने को क्या याद हो गया, इससे ही अपन फॉर्मूला कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के करने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए अपने को उसमें उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ भेज दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सपोर्ट करें, कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।